मानसिक तनाव क्या है? एक विद्यार्थी को तनाव क्यों होता है? आमतौर पर तनाव का कोई साक्षात कारण नहीं होता। तनाव काल्पनिक परिस्थितियों को लेकर ही होता है। आखिर हम अपना इतना समय काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में विचार करने में क्यों लगा देते हैं? यह सबके साथ होता है और यह मस्तिष्क की एक विशेषता है। हमारा मस्तिष्क हमें भयावह काल्पनिक परिस्थितियां दिखाकर तनाव में डाल देता है। तनाव लेने के बहुत सारे नुकसान हैं। यह आपको बीमार कर सकता है। रक्तचाप, डिप्रेशन, दिल और दिमाग की अनेक बीमारियों को जन्म देता है। हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियों का कारण यह तनाव है। तनाव हमारे मस्तिष्क को व्यस्त रखता है। अगर हम पूरा दिन तनाव में रहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन वास्तविक में हमारा आउटपुट शून्य रहता है। तनाव लेने की एक बड़ी वजह है धैर्य की कमी होना। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। हम पहले तो अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और उसके बाद तनाव लेना शुरू कर देते हैं। हम धैर्य रखकर तनाव के ऐसे ख़त्म कर सकते हैं जैसे बारिश में आने वाली मिट्टी का सूखापन ख़त्म हो जाता है। धैर्य कड़वा होता है, लेकिन इसका फल इसी कड़वाहट को अगर आप बर्दाश्त कर गए तो बाद में सुख ही सुख है। अगर आप में सहनशीलता नहीं होगी तो आप अति प्रतिभावान होने के बावजूद अपना पूरा करियर खराब कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को जब किशोर से तरुण बनता है तब वो अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़ा होना चाहता है। घर से पैसे लेना उसे अच्छा नहीं लगता। कई बार उसका मन होता है कि वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले और वह ऐसा कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए उस पर सोचता है। बाद में वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर भी लेता है। 2,000, 5,000, 10,000। कहने का मतलब यह है कि आप एक बात बताइए, आप अभी अभी तरुण अवस्था में आए हैं। आप में उतना सामर्थ्य नहीं है, आप में उतना ज्ञान नहीं है, दुनियादारी की समझ आप में ज़्यादा नहीं है अभी। आप में सामर्थ्य तो है पर कौशल का अभाव है। अगर आपको कोई नौकरी मिल भी जाए तो आप तो कितने रुपए की मिलेगी? 2,000, 5,000, 10,000। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत थोड़े से ही पैसे मिलेंगे। आप अपने आप से यह सवाल कीजिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति को नौकरी देनी हो तो आप उसको कितने पैसे देंगे? कि अगर आप नौकरी देने वाले व्यक्ति होंगे तो आप अपने जैसे व्यक्ति को कितनी सैलरी देंगे? आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने वेतन के लायक हैं। अल्पकालिक सुख के लिए आप अपना दीर्घकालिक करियर दांव पर नहीं लगा सकते। सिर्फ झोपड़ी ही जल्दी बनती है, महल बनने में सालों लग जाते हैं। आपको खुद से पूछना है कि आप आजीवन झोपड़ी में रहना चाहते हैं या महल का सुख लेना चाहते हैं। ऐसा महल बनाइए, एक ऐसा पक्का घर बनाइए जो हर तूफान को झेल जाए, हर बारिश से आपको बचा पाए। आप किस तरह का करियर चाहते हैं? मान लीजिए अगर कोई छोटी मोटी नौकरी आपको मिल भी जाती, इतनी जल्दी अगर आप कमाना शुरू भी कर देंगे तो 1-2 साल तो आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने दोस्तों से ज़्यादा कमा रहे हैं या आप अपने दोस्तों से आगे हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कमा रहे हैं। आपको जैसे लगेगा आप रेस में सबसे आगे हैं, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन 3-4 साल बाद आपको लगेगा कि आप बहुत पिछड़ चुके हैं, कि सभी दोस्त अच्छी स्किल रखते हैं जो आपसे कहीं ज़्यादा निपुण होंगे, आपसे बेहतर करियर बना लेंगे। तब आपको लगेगा कि आपने क्या किया, आपने ज़िंदगी ख़राब कर ली अपनी। बाद में आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कुछ बनने के लिए समय नहीं बचा होगा। बिना कुशल बने कोई भी अच्छी ज़्यादा वेतन देने वाली सिक्योर नौकरी नहीं मिलेगी। और सोचिए, बाद में वही नौकरी आपसे छीन तो आप कहाँ जाएंगे? कम उम्र में नौकरी करके आप थोड़ा सा धन जरूर कमा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कीमती आपका समय है। आप वास्तव में पाएंगे कम और खोएंगे ज़्यादा। यह समय इतना कीमती इसलिए है क्योंकि इसमें आप कुछ ऐसा बन सकते हैं जो स्थायी रहेगा और जीवन बेहतर बनाने के लिए आपको सक्षम करेगा। धैर्य रखना ही पड़ता है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कई चीज़ों में समय लगता ही है। अगर आप एक गमले में पौधा लगाते हैं तो उसे पेड़ बनने में समय लगेगा ही लगेगा। अगर आप उस पौधे में 10 गुना पानी भी डाल दें तो क्या वह एक दिन में बड़ा हो जाएगा? क्या वह आपको अगले ही दिन फल और फूल देना शुरू कर देगा? नहीं। अक्सर धैर्य गुण को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह आपके तर्कस में एक ऐसा पहना तीर है जो बहुत ही गुणवान है। यह गुण बहुत कम लोगों के पास होता है और इसे आपको तुरंत धारण करना चाहिए। तनाव का एक कारण यह भी है कि आप यह नहीं सुनिश्चित कर पाते कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। आपको यह नहीं पता कि आप किस व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप अपनी शुरुआत ही किसी व्यक्ति के सालों के अभ्यास के साथ तुलना मत कीजिए। अभी तो अपने पठन पाठन शुरू ही किया है, तुलना तो वैसे भी परीक्षा में ही हो जाएगी। आप सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। आप पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं, यह सिर्फ परीक्षा में आपके अंकों से मत आंकिए। अगर 1 महीना पहले आप सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ते थे और आज आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतर हुआ है। अगर पहले पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और अब पढ़ने को आप इंजॉय कर रहे हैं तो यह बहुत बेहतर हुआ है। पढ़ना एक बहुत ही आनंद देने वाला कार्य है, लेकिन हम समाज में एक बार अगर किसी चीज़ को बहुत बार सुन लेते हैं तो हमें लगता है वो सच है। आपके मित्र अगर आपको कहेंगे कि पढ़ना एक उबा देने वाला कार्य है तो आप खुद ही मानने लगेंगे कि यह उबाऊ है।
अगर आपके मित्र आपको कहेंगे कि जन्मदिन मनाते समय चेहरे पर केक लगाना एंजॉयमेंट है, तो आप इसे मान लेंगे। आप सिर्फ अपने मन की आवाज़ पर ध्यान दीजिए। जब आप किताब खोलते हैं तो आप किताब को किस नज़र से देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्या आप घृणा के भाव से किताबों को देखते हैं? क्या किताबों को देखने से तनाव उत्पन्न होता है? एक बार जब आप किताबों को प्यार और आदर से देखेंगे तो ज्ञान अर्जित करना और सहज होगा। जब आपने सोच ही लिया है कि पढ़ाई कठिन और नीरस है, तो आपका मस्तिष्क चाह कर भी तीव्र नहीं चलेगा। तनाव लेने से सोचने और समझने की शक्ति भी कम होती है। अपने मस्तिष्क में से नकारात्मक विचार निकालिए, तभी नए विचारों के लिए स्थान बनेगा। तनाव लेने से मस्तिष्क बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर देता है और इसीलिए आपको नींद आने लगती है। आपका दिमाग कम चलने लगता है। अगर चीज़ों को चाह कर भी याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, यह कैसे पता करें कि आपका बौद्धिक स्तर कितना है? अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और आपका ध्यान सिर्फ फैक्ट या तथ्य रटने में ज़्यादा और आप गहराई में नहीं जा पाते, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, तो आपके लिए यह एक चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए है कि आप अपने बौद्धिक स्तर को बहुत सीमित कर बैठे हैं। अगर आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करते ही मानसिक रूप से थक जाते हैं और उसके बाद पूरा दिन आपकी मानसिक क्षमता कम रहती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप ठीक से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। एक बार जब ऐसा होने लगेगा तो आप अनियमित होने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं बल्कि अपनी अनियमितता से परेशान होता है। एक बार नियमित हो गए तो तनाव अपने आप चला जाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य रखिए। छोटे लक्ष्य जब आप पाने लगेंगे तो वह आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे। जैसे अगर आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले घर के आसपास के रास्तों पर उसे चलाते हैं और उसके बाद उसे हाईवे पर ले जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में सीधा राजमार्ग पर मत जाइए। अगर इस हफ्ते पढ़ाई शुरू की है तो टारगेट छोटा रखिए और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपको यह पता है कि आप लक्ष्य को पा लेंगे तो तनाव नहीं होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। शुरू में जोश बहुत अधिक होता है और इसलिए सीधे ही ऊंचे लक्ष्य रखने की इच्छा होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि तनाव लेना जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जीवन में तनाव एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आपने अपने मन को समझा लिया कि तनाव लेना नॉर्मल है, तो फिर आप इस आदत को छोड़ नहीं पाएंगे। याद रखिए कि यह सिर्फ एक आदत है और कुछ नहीं। इस बात का आभास भी आपको होना चाहिए कि आप कितनी मामूली बातों पर सोच विचार कर तनाव लेना शुरू कर देते हैं। आपके साथ एक कहानी साझा करता हूँ। मुझे कोई एक पसंद करनी है और एक वापस करनी है, तुम बताओ कौन सी करूँ? पत्नी ने कहा कि आप लाल वाली ले लो और हरी वाली वापस कर दो। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बात मानकर लाल वाली शर्ट रख दी और हरी वाली वापस कर दी। लेकिन पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि हरी वाली शर्ट को पत्नी ने क्यों पसंद नहीं किया। क्या वजह हो सकती है? रात को उसे नींद नहीं आई। पूरी रात यही सोचता रहा कि इसके पीछे पत्नी की क्या मंशा रही होगी। सोचते सोचते अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसमें उसकी कुछ चाल है, वह मुझसे प्यार नहीं करती। अगले दिन इसी बात पर अपनी पत्नी से लड़ने लगा। एक कहानी और आपसे शेयर करता हूँ। एक राजा था। उसने अपने मुनीम को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम ने कहा, राजा जी आपके पास इतना धन है कि आप की अगली 15 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा सकती हैं। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर प्रसन्न होने की बजाय राजा ने तनाव ले लिया। उसने मुनीम से पूछा कि मेरी 16वीं पीढ़ी का क्या होगा। राजा इसी बात को सोचकर परेशान रहने लगा। यह दो कहानियां यह दर्शाती हैं कि तनाव लेना एक आदत बन जाती है। पर याद रखिए, किसी भी आदत को छोड़ा जा सकता है। जैसे इन दो कहानियों में परिस्थितियां हैं, उसी तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में अक्सर आती हैं। हम तनाव लेते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वो अंदर से उतना ही मजबूत होता है। क्रोधी को तनाव तुरंत पकड़ता है। परिस्थितियां कटीली झाड़ियों की तरह होती हैं। अगर आपके पास मजबूत जूते हैं तो आप आराम से चलकर जा सकते हैं। विपरीत, विषम और अप्रिय परिस्थितियां आपके समक्ष रोज आएंगी, लेकिन आप अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। वह उन परिस्थितियों को अपने आसपास ना आने दीजिए। उनका अपने ऊपर कोई असर ना होने दीजिए। तनाव तो एक चुंबक है, लेकिन लोहा बनना या ना बनना हमारे हाथों में है। चुंबक कितना भी मजबूत हो, जब तक आप लोहा नहीं बनेंगे तब तक आपको खींच नहीं पाएगा। तनाव लेने का एक और कारण है मीडिया। चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल आपको हर समय सिर्फ निगेटिव खबरें ही दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया का काम ही यही है। क्या मीडिया आपको यह दिखाएगी कि देश में सब अच्छा है, सब ठीक है? और अगर ऐसा होगा तो मीडिया की ज़रूरत ही क्या है? आपको इतनी नकारात्मक सूचनाएं हर समय एक इस अंदाज में परोसी जाती हैं कि आपका मन बौखला जाए। आपको हर समय एक ऐसी भावना आती है जैसे पता नहीं दुनिया ख़त्म होने वाली है। आपको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में इतनी बड़ी तकलीफ़ें हैं तो उसके आगे आपकी पढ़ाई तो एक छोटी सी चीज़ है। पहले मैं दुनिया भर की बातों से निपट लूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पर जाकर उस पर वाद विवाद कर लूँ, दोस्तों यारों से बहस कर लूँ, सोशल मीडिया पर जाकर मेरे विपरीत विचार लिखने वालों को अपशब्द बोल दूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। ऐसा करके आपको यह लगता है कि आप उस वैश्विक समस्या का समाधान में योगदान देंगे।
आप पल दो पल की राहत महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उस समाचार की कड़ी आपको परोसी जाती है और फिर आपकी वही मनोदशा हो जाती है। क्या मैं आपको यह कह रहा हूँ कि आप न्यूज़ ना देखो? नहीं, न्यूज़ नहीं देखोगे तो आप जागरूक कैसे रहोगे? पहले तो यह पहचानिए कौन सी न्यूज़ आपके काम की है और कौन सी नहीं। दूसरा, अच्छे न्यूज़ चैनल देखिए या यूट्यूब पर ऐसे चैनलों को देखिए जो न्यूज़ का शिक्षक विश्लेषण करते हैं। कभी भी बहसबाजी, गाली गलौज मत देखिए, आपकी पूरी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। आपका मन आपको कह रहा है कि उसे चुप कराओ, उसे डिबेट में हराओ, उसे दबाओ, गाली दो और भी पता नहीं क्या क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वो इस बात को बर्दाश्त कर सके कि हम सब अलग हैं और हम सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन, कोई पूंजीवादी है, कोई समाजवादी, कोई दक्षिणपंथी है तो कोई उदारवादी है। किसी से मत उलझिए, अधूरा ज्ञान लेकर किसी से मत टकराइए, बल्कि पूरा मुद्दा क्या है उसे अच्छे से पढ़िए और जानिए। आखिरी बार आपने कब किसी मुद्दे को अच्छे से विश्लेषण किया था? कब आपने किसी व्यक्ति को समझने के लिए कोई किताब पढ़ी थी? आप एक प्रयोग करके देखिए, यह प्रयोग बहुत आवश्यक है। आप किसी भी एक महान व्यक्ति के बारे में जितना भी जानते हैं उसको एक नोटबुक पे लिखिए। अब आप उसी व्यक्ति के जीवन पर लिखी कोई भी एक किताब को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अपने ज्ञान की तुलना करिए। जो ज्ञान पहले था वो शायद एक कागज पर ही खत्म हो गया होगा, लेकिन अब तो आप खुद उस पर एक किताब लिखने योग्य हैं। क्या आपको यह ग्लानि नहीं हो रही कि मैंने यह ज्ञान पहले पाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने क्यों इतनी बहसबाजी में अपना समय व्यर्थ कर दिया? आप अब उस व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी से भी बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ बात कर सकते हैं। अब जब आप बाकी लोगों को उस व्यक्ति के बारे में कुछ अधूरा या गलत बोलते हुए सुनेंगे तो आपको अंदर से हंसी आएगी। किसी से उलझिए मत, उसको अपने ज्ञान से चुप कराने की कोशिश मत करिए। आज वो वहाँ है जहाँ आप कल थे। असली ज्ञान वही है जो आपको अहंकारी नहीं विनम्र बनाए। इसी तरह से और किताबें पढ़ते जाइए, आपको किताबों का महत्व पता चलेगा। इस बात का आभास होना जरूरी है अपने आप को बेहतर बनाते हुए आप कहाँ पहुँचे। जब भी आप किसी चीज़ में अपना एकदम 100% देंगे तो नतीजे आपको भी हैरान कर देंगे। अधूरे ज्ञान का एक उदाहरण देता हूँ। आपको जीएसटी पता ही होगा, वस्तु और सेवा कर। एक बार दो विद्यार्थी बहस कर रहे थे कि यह देश के लिए अच्छा है या खराब। मैंने प्रत्यक्ष दोनों को बहस करते देखा। एक सरकार का समर्थक था, दूसरा विरोधी। समर्थक ने अपने आप को यकीन दिला लिया कि वह अच्छा है और वहीं विरोधी ने अपने आप को मना लिया कि वह खराब है। दोनों एक दूसरे को चुप कराने के लिए सोशल मीडिया पर इधर उधर के आर्टिकल शेयर करने लगे। अंदर से दोनों का ज्ञान एकदम शून्य था। दोनों को ही नहीं पता था कि असल में जीएसटी क्या है। मैंने उनसे पूछा, मुझे समझाओ कि जीएसटी होता क्या है। दोनों एक दो लाइन से ज़्यादा नहीं बोल पाए। समस्या यह नहीं कि आप जीएसटी का समर्थन करते हैं या विरोध। समस्या यह है कि आप यह नहीं समझते कि शास्त्रार्थ भी ज्ञान वालों के बीच होता है। अगर आप में ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा अंदर से डरेंगे, खोखला महसूस करेंगे, शिक्षित लोगों के आगे बोलने पे घबराएंगे, आप में एक हीन भावना आ जाएगी, नेतृत्व शक्ति शून्य हो जाएगी, आप एक फॉलोअर बन के रह जाओगे जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज में आप हमेशा सम्मान और आदर पाने के लिए तरसते रह जाओगे। आज जीएसटी सबने सुना है, पर पता कितने लोग कह सकते हैं कि हम आपको जीएसटी अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए कि यह देश के लिए अच्छा है या खराब, तो अपनी राय हर कोई देगा। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं रखेगा, माफ़ कीजिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं जब जान लूँगा तो आपको बताऊँगा। आज का समय ज्ञानी और अज्ञानियों का नहीं है। इतना ज़्यादा इंटरनेट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और भी न्यूज़ के साधन है कि कहीं ना कहीं से आप हर चीज़ सुन तो लोगे, कोई भी चीज़ आपको कानों से दूर नहीं रह पाएगी। आज का समय अधूरे ज्ञान वालों का है, जो बस चीज़ों के टच में रहते हैं और ना उन्हें समझते हैं और ना अपनी सोच विकसित करते हैं, लेकिन हरदम दूसरों को उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं। आप इस भीड़ में अलग हो जाइए। आप हर कदम अपनी ओर बढ़िए, अपने आप को विकसित करने में लगाइए, अपना कद बढ़ाए जाइए। आपके प्रतिद्वंदी अपने आप बौने होते चले जाएंगे। ऐसे अध्ययन करिए कि सड़क चलते व्यक्ति को भी आप कुछ भी समझा सकें। अपने अंदर एक आकांक्षा रखिए तो समाचार पत्र वाले आपको अपने विचारों का एक अनुच्छेद लिखने को कहेंगे, न्यूज़ चैनल वाले आपके विचार मांगेंगे, अपने स्टूडियो बुलाएंगे, लोग कोई निर्णय लेने से पहले आपका परामर्श लेंगे। उन चीज़ों का तनाव मत लीजिए जो आपके वश में नहीं है। हम सब एक इंसान हैं, हम सब इस संसार और ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर भी नहीं है। इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्या हम किसी को मरने से रोक पाए आज तक? अगर कल हम बहुत अमीर भी हो जाते हैं तो कितने लोगों का दर्द हम दूर कर सकते हैं? हमारे देश की जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है, किस किस का दुख आप दूर कर पाएंगे? और अगर आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं तो पहले खुद काबिल बनिए। अगर आप धन चाहते हैं तो व्यापारी बनना पड़ेगा, अगर आप नया कानून चाहते हैं तो नेता बनना पड़ेगा, और अगर आप मानवता की भलाई के लिए कोई दवाई बनाना चाहते हैं तो वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। पहले आप अपना दुख दूर कीजिए। काबिल बनेंगे तभी तो किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई दूसरा व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी बन जाए।
जब आप यह समझ जाएंगे कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप बहुत स्वतंत्र महसूस करेंगे, एक पंख की तरह हल्के महसूस करेंगे। दुनिया भर का बोझ जो अपने मस्तिष्क पर डाला हुआ है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि सफलता के राह के इस पार्ट से आपको कुछ सीख मिली होगी, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।